अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि सुबह सवेरे जब मॉर्निंग स्पॉट आता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आता है। मैं आपका मेज़बान बिलाल खान, और आगाज़ करते हैं हम हमेशा बहुत प्यारी प्यारी बातों से। लेकिन प्यारी बातों से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा औसम हो चुका है और हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है थैंक्स टू मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के। उन्होंने बता दिया है कि अब तेज़ हवाएं चलेंगी। जो गर्मी का जोर है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हुआ है। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला तो था, कहीं ना कहीं हल्की तेज़ बारिशें, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। अब हमने ये देखा कि जो महकमा मौसमियात है उसने ये बताया है कि हवाएं चलती रहेंगी। अच्छा, हवाएं जब चलती हैं तो होता ये है कि हवाओं के साथ साथ गर्मी का जो जोर होता है वो टूट जाता है। तो आज मैं सुबह सुबह जब आ रहा था और पता चला कि मॉर्निंग शो जो है वो अकेले करना है, तो फिर उस वक्त ये एहसास हुआ कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब शीशा खोला गाड़ी का, एसी बंद किया और ठंडी ठंडी हवा का झोंका आया, तो ऐसा लगा जैसे कि ठंडी मध्यम सी जो एक खुशबू थी वो आई, और फिर उसके बाद हवा का झोंका, और फिर मौसम के साथ साथ मूड भी बड़ा सुहाना हो गया। अब आप लोगों ने भी डिसाइड करना, जो इस वक्त ऑफिस के अंदर होंगे वो अपनी खिड़की से देख रहे होंगे कि मौसम कितना प्यारा है, और इस मौसम के अंदर कुछ लोगों का बाहर जाने का दिल कर रहा होगा। अभी कुछ ही आने वाले दिनों के अंदर मौसम ऐसा हो जाएगा कि आपको जो है वो चाय और पकोड़े खाने का, और पकोड़े भी वो चटनी के साथ हरी वाली खाने का दिल करेगा। तो लेट्स सी कि वो मौसम कितना जल्दी आता है, और बहुत जल्दी आएगा। बहरहाल अच्छी बात आज की बड़ा सोच समझ के लेकर आया हूँ। वो अच्छी बात जो है वो बड़ी मुनफरिद है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ज़माने के अंदर पैदा होते हैं, उसी ज़माने के खदोखाल के अंदर, उसी सांचे में ढल जाते हैं। उसी ज़माने के अंदर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट होती हैं या फिर सबसे ज़्यादा उनकी डिमांड होती है, उसके अंदर महारत हासिल करते हैं, और फिर वो उसमें अबूर हासिल करके उसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन होता यह है कि जब ज़माना चेंज होता है तो ज़माने के साथ साथ बदलना, ये आपके लिए एक सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। मुश्किल तरीन लम्हा भी होता है, मेंटली तौर पर एक्सेप्टेंस भी चाहिए होती है। लेकिन जो लोग वक्त के साथ साथ अपने आप को पिछले ज़माने से अगले ज़माने में ले जाते हैं, तो यही कामयाबी की कुंजी होती है। और आज की ज़बरदस्त बात भी यही है, क्योंकि बड़ा सोच समझ के कि आज क्या बात करूं, अच्छी कुछ ऐसी बात बताऊं इस पूरी कौम को, इस पूरे मॉर्निंग शो के व्यूअरशिप को, कि कुछ उनको पता चले। तो अच्छी बात यह है कि वक्त के साथ चलना ही कामयाबी की कुंजी है। आज का जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। इफ यू सी के 90s का जो बच्चा पैदा हुआ है, जो 80 से बात कर लेते हैं ना, 80s के अंदर जो लोग पैदा हुए वो अब माशाल्लाह से माँ बाप हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है आज के दौर के टेक्नोलॉजी को, एंड्रॉइड को, आईफोन को और फिर एआई को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करना। जो माँ बाप, जो दादा दादी शामिल कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से अगली जनरेशन के साथ मर्ज हो रहे हैं। ब्रिज का काम उनके लिए ये टेक्नोलॉजी करी। लेकिन जो नहीं हो रहे मर्ज, वो हम देखते हैं कि हम कहते हुए पाए जाते हैं, यार फादर जो है, दादा जो है वो ओल्ड स्कूल हैं, वो नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। ऐसी चीज़ें होती हैं। बहरहाल जो 90s के लोग हैं, वो जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, वो ये सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई आसानी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम फ्लेक्सिबल होते हैं, टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। इसी की तरह जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, वो बड़ी तेज नस्ल है, वो बड़ी तेज जनरेशन है। उसको जब वो पैदा होते हैं तो फिर पैदा होते ही उन्हें पता होता है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। और इससे भी ज्यादा तेज नस्ल एक है, तेज जनरेशन एक है, जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं, जो 10 के बाद पैदा हुए हैं। वो ऑलमोस्ट अब तक कोई हो चुके हैं 15 साल के। ये सबसे तेज कौम है। ये जो कौम है ये टेक्नोलॉजी की कौम है। ये जो कौम है ये एआई की दुनिया की कौम है। ये बच्चा पैदा होता है आज के दौर में तो उसको पता होता है एंड्रॉइड क्या है, उसको पता होता है कि सोशल वेबसाइट्स क्या है। इसी तरह हमारे भी पैनल कंट्रोल रूम के अंदर एक शख्सियत पैदा बहुत पुराने हुए हैं ये, लेकिन इनका जो ताल्लुक है आज की जनरेशन से, तो इनसे अगर आप पूछे कि टिकटॉक मैनेजमेंट कैसे होती है, यूट्यूब मैनेजमेंट कैसे होती है, फेसबुक मैनेजमेंट कैसे होती है, स्नैपचैट मैनेजमेंट कैसे होती है, यूट्यूब के ऊपर कैसे फॉलोअर्स आते हैं, कैसे व्यूअर्स आते हैं, एक बहुत बड़े मायानाज यूट्यूबर के ये मैनेजर भी हैं, एक साहब है। बहरहाल उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। और आजकल के जो नए रुझानात हैं वो तो आते रहते हैं सामने। अगर हम पुराने तरीकों पर ही कायम रहते हैं, यानी कि मतलब इफ़ यू स्टक इन योर पास्ट
टाइम और बदलते हालात के साथ साथ नहीं आगे बढ़ते हैं या उसके अंदर अपने आप को नहीं डालते हैं तो कामयाबी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब यही चीज मैं आपको थोड़ा सा आपके 2 मिनट लूंगा, वो इस तरह से समझाऊंगा अपनी ही फील्ड से रिलेटेड कि हमें याद है कि पहले प्रिंट मीडिया होता था, जो प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी होते थे, जय्यद सहाफ़ी होते थे, तहकीक करने वाले होते थे, बड़े ज़बरदस्त होते थे, उनका उर्दू लिखने का अंदाज इतना ज़बरदस्त होता था, वो 4-4, 5-5, 10-10 सफ़ात लिख के पूरी खबर की डिटेल लिखते थे। प्रिंट मीडिया से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ हम आए, यानी कि न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल, जब आप इस वक्त बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, तो उन लोगों में से जिन्होंने प्रिंट मीडिया से अपने आप को थोड़ा सा स्विच करते करते इलेक्ट्रॉनिक में लाए, वो इलेक्ट्रॉनिक के बादशाह कहलाए, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया के वो सरताज कहलाए, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया के वो शहंशाह कहलाए। जिन्होंने नहीं किया वो प्रेस क्लब के अंदर ही हमें बैठे हुए पाए गए और उन्होंने कहा कि आजकल अखबार बंद हो गए, रोजी रोटी जो है वो जो लगी हुई थी वो बंद हो गई, अखबारात का रुझान बंद हो गया है। इसी के साथ साथ अगली नस्ल हमारे लिए ये पैगाम, और जो मेरे साथी दोस्त दिन रात काम कर रहे होते हैं, ईद में, बकरीद में, रबीउल अव्वल में, मुहर्रम में, सारी ट्रांसमिशंस करा रहे होते हैं और उसी मुनासिब सैलरीज के अंदर विदाउट किसी बोनस के, उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है। तमाम मीडिया चैनल्स, जितने भी चैनल्स मुझे देख रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दौर जा रहा है सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया के आपके जो मैनेजर्स हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं, सोशल मीडिया के जो एडिटर्स हैं, ये इस वक्त छाए हुए हैं। अब हमारी जंग है इनसे, इनकी जंग है हमसे। ये जंग नहीं है, ये बहुत ही प्यारी सी 2 हंसते खेलते गांव है। एक गांव से दूसरे गांव में आपने हिजरत करनी है। वो कहते हैं ना कि हमारा गांव भी इतना वीरान न था, जो गांव के बासी थे वो कूच कर गए दूसरे गांव में। बहरहाल ये इस तरह की बातें होती रहेंगी और आज हम बात करेंगे ज़रा सा बजट के ऊपर। कल बजट पेश हुआ है और बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिससे आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं बजट के अंदर जिसके अंदर थोड़ी 53 हैरानी ये हुई है कि ये कैसे जो है वो कर दिया गया इस हुकूमत ने। आइंदा माली साल का जो बजट है 17,553 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश हुआ है, जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बड़ी काबिल शख्सियत हैं, बजट पेश कर रहे थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ऑपोजिशन नारेबाजी, जो जो चीज़ें उनके मुंह में आ सकती थी, मछली बाजार बना के रखा। लेकिन बहरहाल उन्होंने बजट पेश किया और कौमी असम्बली में पेश किया, सेनेट में भी भेज दिया गया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी हुई, अपोजिशन अरकान ने भी कॉपी फाड़ दी। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि इलिटरेट और इंतहाई इखलाकियात से गिरे हुए लोग इस वक्त पार्लियामान में बैठ जाते हैं, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में उमर अयूब साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन, लेकिन बजट की कॉपी से डेस्क बजाते रहे। बहरहाल वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन, बट हमारे साथ एक बड़े खूबसूरत से, हमारे बड़े प्यारे से, बड़े इंटेलेक्चुअल से गेस्ट इस वक्त आ चुके हैं और इनका मेरा साथ बड़ा पुराना है और इनके साथ रहने के फ़वाइद ये हैं कि हमने बिजनेस के बारे में जानना सीखा, हमने इकोनॉमी के बारे में जानना सीखा, हमें पता चला कि रेमिटेंस के क्या फ़वाइद होता है, हमें पता चला कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है, इंपोर्ट कैसे कम की जा सकती है, हमें पता चला कि डॉलर की स्टेबिलिटी क्या होती है, हमें ये भी पता चला कि जो इस वक्त बजट खसारा है उसको कैसे कम किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर चेयरमैन है FPCCI के इरफान इकबाल शेख साहब। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, बिलाल खान अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? किबला बड़े अरसे के बाद आज मुलाकात और बातचीत हो रही है आपसे, शुक्रिया बहुत बहुत आपके वक्त का। सर माय प्लेयर। इरफान भाई, हाउ डू यू सी दिस बजट? इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत हम कह सकते हैं कि कुछ रिलैक्सेशंस हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं बजट की अगर हम बात करें, डू यू सी एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस बजट? जी, इसमें एक्चुअली हम पहले बात करते हैं जो इसमें अच्छी चीजें हुई हैं, उसकी बात हम पहले करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें तब्दीली होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी, और जो कुछ किया है वो कुछ थोड़ा ठीक नहीं है, उसके बाद बात करते हैं। प्लीज। पहली बात ये है कि जो आपने 17.6 ट्रिलियन का बजट है ये पेश किया गया। फिर GDP का जो रेट था पहले 2.7 था, इसको जो टारगेट है 4.2 है, जो कि बहुत अच्छा है और बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छा टारगेट है, अगर हम इसको अचीव करके तो बहुत बेहतर होगा इस मुल्क के लिए। इन्फ्लेशन रेट 7.5 रखा है इन्होंने, और इसमें टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 10% थी, जिसको उन्होंने बढ़ा के 12.3 किया। और मैं समझता हूँ कि किसी भी अच्छे मुल्क में
13-14% से कम कोई भी नहीं है, तो हम बहुत पीछे थे। तो इसको डेफिनेटली इसको आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक और जो चीज बड़ी अच्छी की है कि आपने जो नॉन फाइलर्स हैं, नॉन फाइलर्स को आपने पूरी तरह से काबू किया, क्योंकि मैं समझता हूँ ये नॉन फाइलर वाला कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। सबको फाइलर होना पड़ेगा और होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कोई शेयर थोड़ा है किसी का ज्यादा, सबको अपना अपना शेयर जमा कराना चाहिए, उसमें आना चाहिए नेट में। फिर इसके बाद जो एक और जो काम बड़ा अच्छा किया वो इन्होंने किया कि सब्सिडी कट्स जो किए ना, और ऑस्टोरिटी के ऊपर थोड़ा सा काम इन्होंने इस तरह से किया कि बैन ऑन परचेज ऑफ न्यू व्हीकल्स, और उसके अलावा इन्होंने कंट्रोल किया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, क्योंकि वहां पे जब खुलता था सुबह 9 बजे और जब तब तक बंद नहीं होता था, जी जी, एयर कंडीशनिंग चलती रहती थी और बिल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये एक अच्छा किया उन्होंने कर दिया। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो अपना किया है एक्सपोर्ट्स का टारगेट, वो 44.9, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा टारगेट, अगर हम इसको अचीव कर जाए तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। इसमें 35.5 जो है वो तो हमारा वैसे एक्सपोर्ट्स का, 9.6 जो है वो हमारा आईटी का है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इन्होंने अच्छा एक लिया है इनिशिएटिव, और मुझे उम्मीद है कि इसको ये कर भी जाएंगे अगर आप थोड़ा सा इसको ऊपर कंट्रोल किया इन्होंने। तो अच्छा, इसके अलावा इरफान भाई एक सवाल यहाँ बीच में मैं जुज़वी तौर पे करना चाहूंगा, देन यू विल कंटिन्यू। आप इसको बता रहे हैं जिस तरह से, अच्छा बिजनेस कम्युनिटी के लिए जरा सा मैं चाहूंगा स्पेसिफिकली आप इस पर भी कमेंट करें, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। तो एक्सपोर्ट में बेहतरी लाने के लिए कुछ टैक्सेस की कमी होना जरूरी थी, ताकि जो हमें याद है कि एक एलसी का मसला हुआ था, डॉलर्स का जो है शॉर्टेज थी। इन चीजों से देखते हुए, सिमिलैरिटीज रखते हुए, कोई ऐसी खबर भी देना जरा कि कुछ बजट के अंदर ये टैक्स कम किए तो बिजनेस कम्युनिटी जो सुन रही है आपको इस वक्त वो भी खुश हो जाए। देखिए, इसमें जो सबसे खौफनाक काम है ना, मैं समझता हूँ कि फार्मर के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अच्छा, एग्रीकल्चर के साथ ज्यादती हो रही है। एग्रीकल्चर में आप ये देखें कि आपकी प्राइसेस वेजिटेबल्स की अनबिलीवेबल डाउन है, और फार्मर को ना तो उसमें वीट में कुछ मिला, ना फार्मर्स को मेज में मिला, ना फार्मर को कॉटन में मिला। तो वो फार्मर इस वक्त बहुत ज्यादा उसमें मिजरेबल कंडीशन में है, और उनके साथ उनके अपने अखराजात पूरे नहीं हो रहे। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए था और थोड़ा सा देखना चाहिए था। डेफिनेटली इसमें ये इनको फायदा हुआ कि आपकी प्राइसेस नीचे आ गई हैं और कोई उसका हो नहीं रहा, लेकिन फार्मर जो है ना वो बुरी तरह से पिस गया है। नंबर 2, इन्होंने मुझे नहीं समझ आई कि हम बार बार चीखें मारते जा रहे हैं कि हमारी अगर इंडस्ट्री हमने इसको चलाना है तो हमारी मेन इनपुट जो है वो हमारी इनपुट है आपकी एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया। हम बार बार कहते रहे कि आईपीपी का मामला हल किया जाए। बेशुमार ऐसे अपना आपके आईपीपी हैं जो कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चल रहे हैं, अभी तक उनको फिक्स चार्जेस दे रहे हैं। कई 25 में भी खत्म होने वाले हैं, अब कोई 24 में भी खत्म हो गया, बट मैंने अभी तक देखा कि अभी तक किसी को भी खत्म नहीं किया गया। जबकि ये मैं समझता हूँ कि हमारे साथ, हमारे इंडस्ट्री के साथ जुल्म है। हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी 16 सेंट में, और बाकी जो हमारे साथ कंपटीटर्स हैं, इंडिया है, चाइना है, आपका बांग्लादेश है, ये सारे 8 सेंट में ले रहे हैं। तो हम कैसे कम्पीट करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, इसके ऊपर ये हम बार बार इनको एम्फसाइज करते रहे, लेकिन उन्होंने इसमें बजट में उसका कुछ नहीं रखा। फिर तीसरी बात जो अपना खास तौर पर कहता चाहता था कि सोलर एक ऐसा एक था जिसकी वजह से लोग अपने अखराजात को कम कर रहे थे। मैंने तो देखा ट्रेडर्स को भी, इंडस्ट्री को भी, सब सोलर की तरफ जा रहे थे। उसकी वजह यह है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है कि आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो सोलर एक सोर्स था, उसके ऊपर आपने 18% जो टैक्स लगाया, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गैर जरूरी है। बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रेज किया। मैं जरा सा इसके ऊपर एक सवाल कर लेता हूँ। अगर हम बात करते हैं बिजली की, बिजली के निर्ख बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं पर कहते हैं कि फर्नेस ऑयल से जो है वो बिजली बनाई जा रही है, कहीं पर ये कहते हैं कि महंगी बिजली बनाने पर हम मजबूर हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि पिछली जब नून लीग की पिछली से पिछली गवर्नमेंट थी, पीटीआई से पहले वाली गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने बहुत सारे सोलर प्लांट्स, बल्कि बहुत सारे जो आपके ये पावर प्लांट्स हैं उनका इफ्तिताह किया था। बिजली का मसला रिजॉल्व हो गया था, लेकिन आपकी बात से सुन के लग रहा है कि बिजली का मसला स्टिल इज देयर। इज इट राइट?
देखिए, बिजली तो हमारे पास अवेलेबल है, पर इतनी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि किसी सूरत भी बारे में नहीं। ओके। और आप compete नहीं कर पाते अपने कंपिटिटर्स के साथ। ठीक है। तो आपने अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो फिर आपको तो ये चीज तो इसको तो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक इनपुट है। बेसिक इनपुट जब तक ठीक नहीं होगी, आप compete कैसे कर सकेंगे? ठीक है, ठीक है। फिर चले इसके अलावा मैं बता रहा था कि ऑस्टेरिटी के ऊपर, ऑस्टेरिटी के अलावा हमें मेरिट को भी देना है। हमने मेरिट जो है ना, हमारा मेरिट का मामला जो है ना वो ठीक नहीं है। ओके। हम मेरिट को भी जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक हमारे मामला ठीक नहीं होने। यहाँ पे थोड़ा फरवरी, आपको पता है कि अमीर आदमी का बच्चा आराम से अपने मसाइल को हल करवा लेता है, पर गरीब आदमी का बच्चा उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक तो है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो ना मेरिट पे आना हमें बहुत जरूरी है, अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। फिर इस मुल्क को इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाना है हमने अगर किसी भी अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, फिर सबसे बड़ा मसला हमारा जो मसला है ना, वो हमारी है जॉब क्रिएशन का। ठीक है। हमारे पास हर साल 60 लाख बच्चा शामिल हो रहा है इसमें, हमारी इकोनॉमी में। और वो 60 लाख बच्चे के लिए ना तो हमारे पास फूड का उस तरह से हमने को बंदोबस्त किया हुआ है, ना हमने कोई उसका बंदोबस्त किया है कि चीजों को सही तरह देखे, फिर लॉक की सिचुएशन बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी था कि इस चीज को एड्रेस किया जाता, लेकिन इसको एड्रेस अभी तक नहीं किया हमने। इंडस्ट्रियल आएगी तो इस मुल्क में तरक्की होगी। आपने SIFC लेके आए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त काम है। पर जिस तरह से, जिस स्पीड से और जिस तरीके से इसको चलना चाहिए था, उस तरह से उसको नहीं चलाया गया अभी तक। और मैं समझता हूँ कि जब ये आपने प्रोग्राम बनाया था SIFC का, हमको मुख्तलिफ एक्सपोर्ट करनी थी और इन्वेस्टमेंट आनी थी, उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं आई। उसकी वजह है कि हमारा जो हमने उसके लिए जो सिस्टम बनाना था, वो सिस्टम हम ना बना सके। वहाँ पे मेन इनपुट जो होती है वो आपका वाटर होता है। हमने कहा था जी हम कैनाल वहाँ से निकालेंगे, ये भालपुर वाली साइड से, और वहाँ पे पूरी जो बंजर जमीन है उसको सारा उसके साथ सेटिंग हो जाएगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अभी तक उसके ऊपर वो काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से उसकी SIFC के रिजल्ट हमें उस तरह से नहीं मिल सके। इसी तरह से मैं समझता था कि ये हमारा जो एक और जो बड़ा मसला है वो है कि हमने हमेशा कहा था कि जी इंडस्ट्री को हम सपोर्ट देंगे, बट आप ये देखें पिछले 3 साल से हमने ये देखा है कि हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे अपना इन्वेस्टर, ये फ्लाइंग ऑफ कैपिटल जो है ना, ये इसकी बहुत ज्यादा पिछले 2-3 सालों में ये इसकी रही है। अच्छा इरफान भाई, you talked about इन्वेस्टर ना, मैं जरा इन्वेस्टर के ऊपर आ जाता हूँ। बहुत अच्छे पॉइंट आप रेज कर रहे हैं जो कि काबिल गौर है। हो सकता है कि ऐवानों के अंदर और इस वक्त सेनेट के अंदर वो गया हुआ है मंजूरी के लिए, तो कुछ चीजें हैं जो अमेंडमेंट करनी है, इस्लाहत करनी है, अपोजिशन के साथ साथ आपकी भी बात काबिल गौर है तो वहां तक पहुंच जाए। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, सरमायाकारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है। आपको लगता है कि आपके SIFC के बाद उस तरह से सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट हो सकी है जिसकी उम्मीद थी, या फिर इस बजट के बाद, इस बजट के डिस्क्लोज होने के बाद सरमायाकारी के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके बिजनेस कम्युनिटी में? देखिए, सरमायाकारी बढ़ने के लिए सबसे पहले जो है ना, आपका लोकल इन्वेस्टर, उसको एतमाद में लेना है, उसका एतमाद हासिल करना है। देखिए, बाहर से जो आएगा वो तो पहले ये देखता है कि वहां के इन्वेस्टर क्या करें। जब पता चलेगा जी यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है और यहाँ से लोग दुबई लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं, मलेशिया यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो वो मुझे बताएं वो यहाँ पे क्यों आएगा। हमें वो अपनी पॉलिसीज, वो अपनी चीजें वो ठीक करनी पड़ेंगी। नंबर 3, इसके अलावा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम भी किया और मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं, कि इन्होंने हमारा जो रेमिटेंस का था वो 39.4 का जो टारगेट था, उस टारगेट के ये करीब पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें अभी भी बहुत गुंजाइश है। हमारे पास 12 मिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज हैं जो कि वहां से सारे जो पैसे भिजवाते हैं। ये हमारा 50 बिलियन तक बड़ी आसानी के साथ हम इस टारगेट को हासिल कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें। ठीक है। इसमें 2-3 कहना चाहता हूँ। वो नंबर 1 ये है कि हमारे यहाँ जो हुंडी वाला सिस्टम है ना, लोग हुंडी से पैसे भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं कि किसी का बाप फोत हो गया, वालदा फोत हो गई, तो उसको फौरी तौर पे 1 या 2 घंटे में पैसे चाहिए। ठीक है। जो बैंक से नहीं मिलते थे। मैंने इसमें सजेशन दिया कि हमारे जो बैंक्स हैं, यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके
24/7 की ब्रांचेस होनी चाहिए जो सिर्फ इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए और रेमिटेंस के लिए, ताकि और विदाउट चार्जेस होनी चाहिए, ताकि लोग आसानी के साथ अपने पैसे इनके थ्रू भेज सकें और यही पैसा जो ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास। इरफान साहब, माजरत चाहूंगा, आदत से मजबूर हूं ना, आप काबिल शख्स बैठे तो सवाल करना चाहूंगा, बहुत सारे सवालात हैं दिमाग में आ रहे हैं आपकी बातें सुन के। अब आपने रेमिटेंस की बात की, रेमिटेंस का निज़ाम एक बहुत ज़बरदस्त एक ऐसा कलेक्शन का निज़ाम है कि जिससे आपके जीडीपी के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर और जो आपके पेमेंट करने के जो तरीक़ेकार हैं, जो गेटवेज हैं, अगर वो ओपन किए जाएं पाकिस्तान में, जो कि बहुत सारे अकाउंट्स नहीं है यहाँ से, जो है वो फंक्शनल नहीं होते, ऑपरेशनल नहीं होते, हाउ डू यू सी के, व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये ऑपरेशनल होते हैं, गेटवेज खुलते हैं, फायदा होगा इससे? डेफिनेटली होगा। देखिए, सबसे पहले तो काम हमें ये करना चाहिए कि हमें ओवरसीज के लिए एक पॉलिसी लानी है, वो पॉलिसी लानी है जिसमें उनको हर तरह की प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन दी जाए, उनको अपना उनको हर तरह की सिक्योरिटी दी जाए ताकि उनके पैसे तो लेके आए वो महफूज रह सकें। मैं समझता हूँ कि इतना पाकिस्तानी जो बाहर है और मुझे बताना है वो चाहते हैं पाकिस्तान को बेहतरी के लाए, तो वो सारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। यहाँ पे आपने देखें कि प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया, जिसकी वजह से वो इसमें अपना पैसे इन्वेस्टमेंट करते थे। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ी इसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, खास तौर पे ओवरसीज के लिए। और ओवरसीज के साथ ये भी कई जुल्म हो चुके हैं माजी में हमारे, कि जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं तो यहाँ उनके साथ फ्रॉड हुए हैं और उनके फ्रॉड का फिर कोई उसके ऊपर सामने हाल नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंसाफ उस तरह से नहीं मिलता, बिकता है यहाँ पे। तो मुझे आपने वो याद दिला दी, याद माजी अजाब यार। ओवरसीज पूरी सोसाइटीज यहाँ पर आबाद की जानी थी, लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट की ओवरसीज ने आकर यहाँ पर, लेकिन उसके बाद फिर वो फाइल्स ले लेकर फिरते रहे, उनका कोई पुरसान हाल ही नहीं था। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। यही बात जो ना, इसके लिए हमें इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए और करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फिर एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा हमेशा से ये था कि इस मुल्क में इंडस्ट्री को, हमारे पास देखें जी पैसे हैं, ब्लैक में मनी है, इसमें कोई दूसरी कोई बात नहीं है, ब्लैक मनी है पाकिस्तान में बहुत है, ये सबको पता है और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है। उस ब्लैक मनी को यूटिलाइज करना, अब ये ब्लैक मनी जो ना सारी की सारी जो ना फ्लाइट हो रही है और ये सब जा रही है, ये कैपिटल सारा फ्लाइट होकर मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा है, ठीक है। ये इनको यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री लगाने की इजाजत दें और सोर्स ऑफ इनकम ना पूछा जाए, इसके लिए आपको पैकेज लाना पड़ेगा। मुझे पता है IMF के साथ इसमें काफी टफ नेगोशिएशन करनी पड़ती हैं, काफी आपको उसके अपना प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस मुल्क को अगर हमने एक बड़े पैमाने पे और एक नई चेंज लेके आना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर वर्क करनी पड़ेगी ताकि इंडस्ट्री लगे। इंडस्ट्री लगेगी तो जॉब क्रिएशन होगी और जॉब क्रिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जॉब ना मिली जवानों को, जो 65-60% हमारे पास जवान है, तो फिर क्राइम रेट आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, इरफान साहब एक और फैक्टर पर आ जाते हैं। आपने रेमिटेंस की बात कर ली, देन 3 फैक्टर्स मेरे सामने थे कि जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। रेमिटेंस के ऊपर बात हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जरा सा मैं और आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आना चाहूंगा टैक्स कलेक्शन के निज़ाम पर। टैक्स जितना ज़्यादा कलेक्ट करने का हदफ रखा जाता है वो पूरा होता है, तो फिर एक आपको एक सुकून का सांस लेने का मौका मिलता है कि हाँ ठीक है, अपने टारगेट पर हैं। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन कम्युनिटी के अंदर ये शिकायत मौसूल होती हैं ज़राए से, हमारे पास कुछ आती हैं खबरें कि टैक्स चोरी भी हो रही होती है, टैक्स निज़ाम के अंदर वो इन नहीं होते हैं, उस बैरियर से बाहर निकल जाते हैं। इन चीज़ों को ऑब्वियसली आप तो सपोर्ट नहीं करते एज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ FPCCI। इससे बचा कैसे जा सकता है कि टैक्स चोरी के निजाम से जो है ना वो आप बाहर ना निकल सकें, अब टैक्स चोरी ना हो सके और टैक्स कलेक्शन के निजाम में हर बिजनेसमैन आ जाए? प्लीज देखिए, इसमें तो एक प्रॉपर रिफॉर्म की जरूरत है, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं और कहते जाएंगे कि इसमें आप बिजनेस कम्युनिटी को भी साथ, इसमें पूरा स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल करें और चीजों को आगे लेके चले। क्योंकि देखिए, पॉलिसी जब बनती है तो पॉलिसी में आपको शामिल नहीं किया जाता और आपसे बाला पॉलिसी मांगी जाती है। जो ग्राउंड रियलिटीज है वो हमें पता है, ये हमारी कम्युनिटी को पता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। हमने ग्राउंड रियलिटीज को साथ लेके चलना है अगर हमने रिजल्ट अच्छे लेने हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होता है कि पॉलिसी साथ जो ना वो मुख्तलिफ है
और फिर इम्प्लीमेंटेशन वाली जो अथॉरिटीज वो मुख्तलिफ है, और फिर उस तरह से वो एक जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ सका पिछले 75 ईयर्स से। मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। नंबर 2, हमारे यहाँ होता गया है कि जो टैक्स गुजार हैं हम उन्हीं को स्क्वीज करते जा रहे हैं, हमने टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया। हमारा 1.3 हमारा टैक्स बेस बहुत थोड़ा है। पूरी दुनिया में आप देखिए हम 24 करोड़ अवाम है, और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई तकरीबन 2,40,000 से ऊपर भी कोई अपना तकरीबन कोई 5 लाख के करीब कहते हैं, फिर अब 10 लाख हो गए। बट आप ये देखिए कि उसमें नील कितनी आती हैं और दूसरी कितनी आती हैं, लंबी एक तफसील है इसकी। ठीक है। तो बेसिक टैक्स देने वाले हैं वो बहुत थोड़े हैं। तो हमें जब तक अपने बेस को ब्रॉडन नहीं करेंगे, नए टैक्स गुजारों को साथ शामिल नहीं करेंगे, देखिए ये छोटे दुकानदार ये दूसरे, इनका हमेशा से ये मुतालबा है कि हमें फिक्स टैक्स कर दिया जाए, हम अपना महकमे के हाथों में नहीं हम ना जाना चाहते। तो मैं समझता हूं कि पहले इनको नेट में ले आए, फिक्स टैक्स लगा के ले। आपको याद है फिक्स टैक्स की आपने बात की, फिक्स टैक्स की तरफ जब जाने लगे थे तो जो छोटा ताजिर है या छोटा बिजनेसमैन है उसने कितना ज्यादा प्रोटेस्ट किया था कि हमारे शॉप का जो साइज है वो इतना बड़ा नहीं है, हमारा बिजनेस का जो पूरा स्पैन है वो इतना ज्यादा नहीं है, उसको हम कैसे फिक्स टैक्स दे सकते हैं, इफ यू रिमेंबर। मैं आपको बताता हूँ, मैं उसमें शामिल था। मैं आपको बताता हूँ मेन वजह क्या हुई है। मेन वजह क्या हुई है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सब नेट में आए। मेन वजह ये थी कि इन्होंने कहा था कि जी हम 3,000 रुपीज आपके बिजली के बिलों में हम ऐड करेंगे, ठीक है, हर अपने ताजर के। इन्होंने ये कहा, बट इन्होंने जब इम्प्लीमेंटेशन जब की तो फिर आपने 6,000 शामिल कर दिया। देखिए हर महीने 6,000 शामिल कर, 3,000 की आपने आवाज दी, 3,000 की आपने कमिटमेंट की, आपने 6,000 कर दिया। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारी अथॉरिटीज की भी कमियां कोताहियां रही हैं, जिसकी वजह से मसला हुआ है। मैं मानता हूं कि इसमें हमारे शॉपकीपर्स भी और दूसरे लोगों भी इसमें शामिल हैं, बट मैं ये समझता हूं कि जब आपको कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो फिर लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। आपने 3,000 की कमिटमेंट की, आपने लगाया 6,000, किसी को 9,000, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। मैं अभी भी समझता हूं कि अभी बैठ के इसको फिक्स टैक्सेशन में लेके आ जाए, इनको लोगों को नेट में लेके आ जाए। ये करोड़ों में है, ये सैकड़ों, हजारों या लाखों में नहीं है, ये करोड़ों में लेके आएंगे तो ये आपको एक अच्छा खासा बस इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, एक बार नेट में आएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हर साल उसका फिर बढ़ाता जाए, जिस जो भी साल निकलेगा, पर एक बार नेट में तो लेके आए सबको। ठीक है। अच्छा इरफान भाई, लेट्स टॉक अबाउट नॉन फाइलर्स एंड फाइलर्स। आपने कहा कि ठीक है टैक्स नेट में आने की जरूरत है, जो बेस बढ़ाने की जरूरत है वो बेस तो ठीक है आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक ही जो टैक्स देने वाला तबका उसी के ऊपर टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं। नॉन फाइलर्स के लिए इतनी ज्यादा परेशानियां कर देना, इतने ज्यादा मसाइल खड़े कर देना, मसाइल क्या इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देना हुकूमत की तरफ से एक अच्छा कदम है, ठीक है। इसको फिर आपकी ही बिजनेस कम्युनिटी जो छोटे तबके के अंदर मौजूद है वो नहीं सपोर्ट करते हैं, उसको नहीं ऑब्लाइज करते, तो एज अ सीनियर मेंबर और एज अ बिजनेसमैन आप इसको किस तरह से देखते हैं कि उस कम्युनिटी को टैक्स नेट में लाने के लिए आप लोगों की कोशिशें क्या है? देखिए हमने तो इसमें कई बार जो ना, मैं माजी में मैंने सच्ची बात है कि इसमें कई बार हमने कोशिशें की, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी आई जरूर। अच्छा। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है ना हमारे जो मेन अथॉरिटीज है उनकी तरफ से आई। मैं अभी भी कहता हूं कि इन सब को लेके आना चाहिए। मुझे पता है ये मुश्किल काम है, बट गवर्नमेंट को इसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और लाना चाहिए, और चीजों को एक अच्छे तरीके से इसको स्टार्ट करना चाहिए। देखिए शुरू में आप लोगों को माइल करके अपने साथ इसमें शामिल करेंगे, और मैं भी अपनी बिजनेस कम्युनिटी को भी ये कहता हूं कि नेट में आए बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते। मेरी ये बात बिल्कुल याद रखें कि आप नेट में जाते तो आप एक लिमिटेड दायरे के अंदर घूमते सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते अगर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है। क्योंकि जितना भी बड़ा बिजनेसमैन जो आजकल है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, ट्रेडिंग में है, वो सारे पहले छोटे थे, ये छोटे से बड़े, तो आपने भी छोटे से बड़ा होना है। तो मैं ये समझता हूँ नेट में आए बगैर आप बड़े नहीं हो सकते, ये 100% ये बात पक्की है। मैं 92 में सबसे पहला बंदा था जो कि मैं टैक्स में शामिल हुआ था, और फिर उसके बाद हमने सारी कम्युनिटी को भी इसमें साथ लिया। अच्छा। और सब कुछ समझता हूँ कि नेट में आना चाहिए अगर आपने ग्रो करना है, आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए आप इसमें जरूर आए और आपने बढ़ना है। और हर बंदे में कैपेसिटी है, हर बंदा कर सकता है, सिर्फ थोड़ी सी इसमें फोकस होना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में लोग जो है पैसे बना रहे हैं,
हाँ। जो पैसे बना वो हमारे बुक्स को अच्छा, एक छोटा सा क्विकली मैं चाहूंगा कि शॉर्टली और प्रिसाइजली इसके ऊपर भी आप कमेंट कर देंगे, वक्त तो कम रह गया लेकिन मौजूदगी का फायदा उठा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि डिजिटल करेंसी के ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, बिट कॉइन्स हैं, दूसरे कॉइन्स हैं। अब बिजनेस कम्युनिटी हो, अगर वो टैक्स से बचने के लिए कोई पैतरे आजमाती है, अरबे आजमाती है, तो वो डिजिटल करेंसी की तरफ मूव हो जाते हैं। तो डिजिटल करेंसी को डू यू थिंक सो कि इस मुल्क के अंदर रेगुलाइज होना चाहिए ताकि और रास्ते खुले? देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करने वाला मैं था। अच्छा। हम इसको देखिए जी, क्रिप्टो करेंसी को आपको इसको नेट में लाना चाहिए। उसकी वजह ये, एक तो आपको टैक्स आएगा जो आपको नहीं आ रहा, नंबर 2 आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का आपका डर है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, सही होती है। वेरी गुड पॉइंट। ये मेरी बात हुई उससे, क्या नाम है आपके इसाक डार साहब के साथ हमने एक मीटिंग की। हमने उनको बताया, इसमें जाके इसमें उनको हमने कन्विंस किया कि आप जो है ना इसमें सबको लेके आए। तो ये थैंक यू वेरी मच। इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ही माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो है वो सामने था और कुछ चीज़ों पर बात की, कुछ इस्लाहात जो है वो सामने रखी गई। बहरहाल मैं FPCCI के इरफान साहब को भी और FPCCI के तमाम मेंबरान को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दावत देता हूँ कि आए मेरे साथ स्टूडियो के अंदर बैठें। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कोई बात करना चाहते हैं, अगर मौशी स्टेबिलिटी के ऊपर बात करना चाहते हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट यानी कि सरमायाकारी के ऊपर, अगर आप बात करना चाहते हैं इन्वेस्टर के ऊपर जो सरमायाकार है, या अगर आप बात करना चाहते हैं कि जो एक पूरा इदारा बनाया है SIFC, तो उसके अंदर किन चीज़ों को रखते हुए एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, तो फिर ये प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट हाजिर है आपके लिए। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे, कमर्शियल ब्रेक है क्योंकि कमर्शियल होना भी बहुत ज़रूरी है, कमर्शियल नहीं होंगे तो हमारा ब्रेड एंड बटर कैसे चलेगा। बहरहाल वहाँ से वापस आते हैं, देन एक और इंडस्ट्री के चेयरपर्सन हमारे साथ होंगे और उनसे भी जानेंगे कि बजट के अंदर कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिनको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस।